हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कल यानी 31 जनवरी 2021 को होने वाले CTET एग्जाम के लास्ट वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में यह एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात किया गया है जो आपको एग्जाम हॉल में यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में आप फंस रहे हैं तो यह छोटा से छोटा पॉइंट आपको कम समय में अच्छा नंबर दिला सकता है। तो भाई बिना समय गवाए इस पॉइंट की बात करते हैं और यह वीडियो पूरा देखेगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में यह बताया जाएगा कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में रहते हैं और आपको जब प्रश्न मिलता है तो किस प्रकार की गलतियां आप करते हैं, उस गलतियों को भी यहां से इस वीडियो में दूर करने के लिए बताया जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं और उस मुद्दे में से 5 आपके जो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें से 5 सब्जेक्ट रहता है और किसी भी सब्जेक्ट के सेक्शन में किस किस पॉइंट को देखकर हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लें कि प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। तो नकारात्मक शब्दावली को हम लोगों ने इस वीडियो के पहले वीडियो जो आज ही अपलोड किया गया था आप लोगों को रूबरू करवा चुके हैं। तो भाई ध्यान से याद रखना कि जब जब प्रश्न सकारात्मक हो तो उसका आंसर भी सकारात्मक ही होगा और जब जब प्रश्न नकारात्मक हो तो उसका आंसर नकारात्मक ही होगा। यदि आप लोग प्रश्न को यदि पहचान जाते हैं कि यह प्रश्न सकारात्मक है या नकारात्मक, तो यहीं से आपको 5 से 10 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस पॉइंट में और इस वीडियो में आप लोगों के स्क्रीन पर कौन कौन सा पॉइंट आया। तो भाई सबसे पहला है समृद्ध भाषिक परिवेश। क्या है भाई? समृद्ध भाषिक परिवेश। तो यह पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक प्रश्न है। यह उत्तर प्रायः ज्यादातर हिंदी शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं कि बताइए बच्चों में भाषा का विकास सबसे बेहतर कहां होगा। लिखा रहता है समृद्ध भाषिक परिवेश, अर्थात जिस परिवेश में आप रहते हैं वहां से आपका भाषा का विकास बेहतर होता है। ठीक है, तो जहां भी आप लोगों को समृद्ध भाषिक परिवेश मिलेगा वो आपका आंसर हो सकता है यदि प्रश्न सकारात्मक हो तब। ठीक है, उसके बाद यदि आगे की बात यदि हम लोग करते हैं तो आता है सीखने के लिए। बच्चों को सीखने में यदि बच्चा स्वयं से सीखने का प्रयास करता है तो बच्चा बेहतर सीखता है, अर्थात बच्चों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो इस पूरे इतने बड़े लाइन का एक ही कीवर्ड आप समझ सकते हैं, अवसर। अर्थात बच्चों को जब जब अवसर दिया जाता है बच्चा बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करता है और बच्चा सीखता भी है। ठीक है, तो जहां मिलेगा अवसर वह आपका हो सकता है आंसर। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग आगे की बात करें तो मिलता है भाषा के क्षेत्र में प्रिंट समृद्ध भाषिक परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश, अर्थात मुद्रित सामग्री यहां कह सकते हो आप, मुद्रित परिवेश। ठीक है, मतलब कहने का यह हुआ कि आप यदि प्रिंट समृद्ध परिवेश में रहते हैं जिसके चारों ओर दीवार पर लिखा हुआ मिलेगा वह शब्दावली आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आत्मसात हो जाती है। ठीक है, तो भाई जहां मिल सकता है आप लोगों को हिंदी शिक्षा शास्त्र में ये ज्यादातर प्रायः पूछे जाते हैं, प्रिंट समृद्ध परिवेश में बच्चा बेहतर सीखता है, तो यह उत्तर आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक यह जो आता है भाई, यह आप लोगों को किसी भी शिक्षण शास्त्र में मिल सकता है, चाहे वह मैथ हो, ईवीएस हो, साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो या फिर CDP ही क्यों ना हो।
कहीं भी आपको मिलेगा और यह 1 नंबर कंफर्म है। यह प्रायः तो पूछे जा सकते हैं 2 नंबर, लेकिन 1 नंबर तो आपका ये कंफर्म है कि लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात से आपको प्रश्न रहेगा और इसका 200% गारंटी है, रहेगा तो रहेगा। तो आप देख लेना कि आप लोगों को इस क्लास या इस संस्था से जुड़े वीडियो में बताया गया था कि रूढ़िबद्धता किसको कहते हैं, अर्थात रूढ़िबद्ध धारणा किसको कहते हैं, और उसमें से भी लैंगिक रूढ़िवादिता किसको कहते हैं। मतलब वह धारणा जो लड़के और लड़कियों में डिवाइड करे उसे ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। और आप लोग पूरी तैयारी में है। यह तो छोटा सा वीडियो आपके दिमाग को फ्रेश करने के लिए दिया जा रहा, पढ़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे की बात यदि हम लोग करते हैं और देखते हैं 5वां पॉइंट जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, वह है भाई कक्षा के प्रत्येक बच्चों को ध्यान से सुनना। यहाँ 3 लैंग्वेज है और तीनों लैंग्वेज वाला उत्तर हो सकता है, भाषा, उत्तर या फिर उसके दृष्टिकोण को स्वीकार करनी चाहिए। क्या है भाई, मतलब कक्षा में शिक्षकों की यह भूमिका होनी चाहिए और प्रत्येक बार के एग्जाम में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो पूछा जाता है शिक्षकों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो भाई बच्चों के उत्तर को स्वीकार कीजिए, बच्चों की प्रत्येक बच्चों के भाषा को आप स्वीकार कीजिए। तो वही तो यहां है, प्रत्येक बच्चों के भाषा को, उत्तर को या बच्चों के दृष्टिकोण को आप स्वीकार कीजिए, चाहे बच्चे गलतियां क्यों ना करें। बच्चे गलतियां कर रहे हैं का मतलब बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे समझने का प्रयास कर रहे हैं भाई। तो इसका आप लोग कीवर्ड में रख सकते हो कि बच्चों की प्रत्येक चीजों को भाषा, एक यहां शब्दावली दे सकते हैं, गलतियों को भी स्वीकार करें। क्योंकि कहा गया है कि बच्चों की यदि गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है बच्चे सीख रहे हैं, अर्थात बच्चे समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम लोग सकारात्मक प्रश्न की बात करें तो ध्यान से सुनना, यह लैंग्वेज को भाई रटना, परिभाषा और व्याकरण आप लोगों को नकारात्मक शब्दावली है। लेकिन याद करो आप लोगों को बताया गया था नकारात्मक शब्दावली में यदि एक बार एक ही प्रश्न में 2 नकारात्मक आ जाए तो इसका अर्थ होता है वहां पर सकारात्मक आना चाहिए। तो देख लेना भाई, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, रटना, परिभाषा, व्याकरण, सूत्र को याद करने के लिए हतोत्साहित। अब देख लो, एक रहेगा ये नकारात्मक, ये रहेगा, क्या रहेगा भाई, एक नकारात्मक ये रहेगा और एक नकारात्मक वो रहेगा। ध्यान से देखना, थोड़ा यहां पर नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा, अब सही, परिभाषा, व्याकरण, सूत्र को याद करना, सारे को हतोत्साहित करना। तो जब आप लोगों को रहेगा कि बताइए सकारात्मक क्या होना चाहिए, तो यह आप लोगों को हो सकता है नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिएगा। यदि आपके ऑप्शन में रहेगा सकारात्मक प्रश्न में कि परिभाषाओं को याद करने के लिए हतोत्साहित करना, यह शब्दावली सकारात्मक होगी। क्योंकि नकारात्मक शब्दावली के वीडियो में आपको बताया गया है कि एक साथ में 2 नकारात्मक आ जाए तो क्या बन जाता है, वह सकारात्मक बन जाता है। क्या बनता है भाई, सकारात्मक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आप लोगों के स्क्रीन पर कौन कौन सी शब्दावली आती है जो आपको आंसर करने के लिए आपको अहम भूमिका देगा। चलिए हम लोगों के स्क्रीन पर जो आ चुका है कुछ पॉइंट, उसकी बात करते हैं भाई। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया है वह है सर्वदर्श सामग्री का उपयोग। तो हमेशा से याद रखना कि सर्वदर्श सामग्री जो उत्तर होगा वह 2 जगह होगा। एक जगह होगा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, कहा होगा भाई, एक जगह होगा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, और एक जगह यदि आप बात कीजिएगा तो एक जगह होगा 1 से अधिक ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करना, 1 से अधिक इंद्रियों को एक्टिव करना। ठीक है, यदि आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए सर्वदर्श सामग्री का उपयोग करने के पीछे शिक्षिका का उद्देश्य क्या है, तो एक होगा कि समावेशी शिक्षा को अपना रही है, या फिर रह सकता है कि 1 से अधिक ज्ञानेंद्रियों को या इंद्रियों को एक्टिव करने का प्रयास कर रही है शिक्षिका। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग आगे की बात करते हैं तो चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, अर्थात यहां से यह पॉइंट निकलता है कि बच्चे सबसे ज्यादा कहां सीखते हैं, तो भाई चर्चा, परिचर्चा और वाद विवाद में
बेझिझक होकर सीखते हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन सकारात्मक हो और सीखने की बात रहे और आपके ऑप्शन में आ जाए चर्चा, परिचर्चा या वाद विवाद, तो क्या मानिएगा, वह आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग आगे की बात करें तो वह आता है उदाहरण और गैर उदाहरण। तो भाई गैर उदाहरण का मतलब यहां पर यह मत समझ लेना कि उदाहरण देंगे ही नहीं। यहां पर गैर उदाहरण का मतलब है कि कक्षा कक्ष के ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने का प्रयास करना। मतलब क्या, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करना। और यदि किसी भी चीज को आपके वास्तविक जीवन से जोड़ दिया जाए तो वह ज्ञान अस्थायी रूप से आपके आत्मसात रहता है। और आप लोग यदि बहुत पहले से यहां से जुड़े हुए होंगे तो शायद आपको पता होगा कि यहां से एक ही कथन निकलता है कि सारे सीडीपी को आप अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ लीजिए। क्षमता नहीं है कि कोई कहीं का भी किसी भी प्रकार के सीडीपी के प्रश्न को आप गलत उत्तर दे सकते हैं, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो कहा जाता है कि वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करना। उसके बाद यहां से लिखना। यह क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाएगा ईवीएस के शिक्षण में भी रह सकता है, उसके बाद सीडीपी में भी रह सकता है और हिंदी शिक्षण शास्त्र में भी रह सकता है। ठीक है, कि विचारों की मौलिकता मतलब मौलिक विचार अपने अनुभव से अपनी अभिव्यक्ति को आपके सामने यदि उकेर देता है तो वह ज्ञान, वह आप यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव से लिखता है तो वही होता है उचित भाषा, वही होता है उचित नॉलेज और वही होता है बेहतर ज्ञान। ठीक है, तो आपका उत्तर हो सकता है यदि सकारात्मक प्रश्न दे और कहा जाएगा कि बताइए कौन सा लेखन बेहतर है, तो अपने मौलिक विचार को लिखना, मौलिक विचार के हिसाब से लिखना, अपने अनुभव से लिखना, अपने हिसाब से वर्णन करना ही बेहतर लेखन हो सकता है। ठीक है, तो यह उत्तर आपका हो सकता है सकारात्मक प्रश्न में। उसके बाद याद रखना 2 प्रश्न मिलेगा उत्तर जिसका गतिविधि आधारित शिक्षा हो सकती है। गतिविधि का मतलब होता है कि करते हुए करके सीखना, क्योंकि रचनावाद या संरचनावाद ने कहा है कि यदि आप पूर्व के अनुभव से, पूर्व के ज्ञान के आधार पर करके सीखते हैं तो वह सीखा हुआ ज्ञान आपके लिए बहुत ही अहम होता है और बेहतर होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो सकता है गतिविधि आधारित शिक्षा। उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं कि विविध संदर्भ अर्थात विविध संदर्भ भी आपका उत्तर हो सकता है और यह ज्यादातर उत्तर होता है संस्कृत के शिक्षण शास्त्र में, जहां पर लिखा रहेगा विविध संदर्भेषु। ठीक है, तो वह उत्तर आपका हो सकता है। इसको कीवर्ड में रखा गया है। अब यह मत कीजिएगा कि सारा का सारा कीवर्ड किसी भी प्रश्न में आ जाए तो मार देना, नहीं। थोड़ा आपको कीवर्ड को, यदि कीवर्ड याद है और दिमाग भी लगाइएगा कीवर्ड में, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, उत्तर खटाक से 15 से 20 नंबर आपका बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सहज परिवेश का निर्माण। बच्चा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को सीखने के लिए यदि आप परिवेश का निर्माण कर देते हैं तो वह बेहतर नॉलेज प्राप्त करता है, या बच्चा अपने आप में भी सहज परिवेश करने से बेहतर सीखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आता है बहुभाषिकता एक संसाधन है। याद कर लेना, यह आपको 2 नंबर देने वाला है। CTET एग्जाम जो कि कल होने वाला है 31 जनवरी 2021 को। बहुभाषिकता एक संसाधन है। क्वेश्चन कैसे रहेगा उससे भी हम रूबरू करवाते हैं। क्वेश्चन आएगा एक ही कक्षा कक्ष में 10 अलग अलग भाषिक क्षेत्र से बच्चे आए हैं, तो बताइएगा कक्षा कक्ष में वह भाषा किस रूप में कार्य करेगा। क्या मानिएगा, संसाधन के रूप में, और वह कक्षा कक्ष क्या बनेगा भाई, बहुभाषी बनेगा। अर्थात बहुभाषी कक्षा कक्ष या बहुभाषी किस रूप में कार्य करता है, तो क्या कहिएगा, एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा भाई लास्ट तक। हो सकता है आपको इस छोटे से वीडियो से 10 से 12 नंबर लास्ट में आपको 119 और 10 बढ़ा देगा, 129 30 पहुंचा दे। 80 से हो सकता है आपको 90 95 मतलब ला सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारे मतलब जितना भी पॉइंट बताया जाएगा सारा पॉइंट को जिक्र करते हुए कर रहे हैं और आप देखते ही चले जाइएगा। ठीक है, चलिए
देखिएगा। उसके बाद आगे आता है वास्तविक परिस्थिति में सीखना। मतलब यदि आप बच्चों को वास्तविक परिस्थिति देते हैं तो उसमें से बच्चा बेहतर ढंग से नॉलेज प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। बाह्य जीवन से जुड़ना मतलब 1 से 2 प्रश्न यह भी आपको रह सकता है किसी भी शख्स से। ठीक है, कि यदि आप कक्षा कक्ष के ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वह गतिविधि आधारित शिक्षा होगी और वह सीखा हुआ ज्ञान बेहतर होता है। और यदि यहां पर दूसरे पॉइंट की बात कीजिएगा तो कहा जा सकता है, सुन लेना लाइन को आ जाएगा कि एक शिक्षिका कक्षा कक्ष के ज्ञान को क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बताने का प्रयास कर रही है। बताइए शिक्षिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षिका बाह्य जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रही है और बाह्य जीवन से सीखा हुआ ज्ञान बेहतर होता है, अस्थायी होता है, बच्चों के आत्मसात रहता है। ठीक है, चलिए आगे की पॉइंट की बात करते हैं। कक्षा कक्ष में व्यक्तित्व भिन्नता को भाई याद कर लेना, याद ही रखना, क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नता आपको देने वाला है 2 नंबर। ठीक है, तो कक्षा कक्ष में पूछा जा सकता है कि बताइए क्या कीजिएगा अलग अलग बच्चों के व्यक्तित्व भिन्नता को, किसी एक को अनदेखा कर दीजिएगा या सारे को अनदेखा कर दीजिएगा, अपनी भाषा शैली का उपयोग कीजिएगा? नहीं, व्यक्तित्व भिन्नता का सम्मान कीजिए, सारे बच्चों के व्यक्तित्व भिन्नता को सम्मान कीजिए और बच्चों के अनुसार, बच्चों के अनुरूप 1 से अधिक अधिगम शैली से आप बताने का प्रयास कीजिए। यह काम किसका होगा? यह काम होगा भाई शिक्षकों का। तो आपको यदि व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित प्रश्न आएगा तो हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि देगा यहां पर क्वेश्चन की बताइए, एक शिक्षिका कक्षा कक्ष में अपने हाथों के हाव भाव से भी बता रही है, हाथों के इशारों से बता रही है और बोलकर भी बता रही है। बताइए शिक्षिका निम्न में से क्या काम कर रही है? तो वहां आएगा कि शिक्षिका व्यक्तित्व भिन्नता को सम्मान दे रही है। 1 से अधिक अधिगम शैली का यदि उपयोग कर रही है, इसका मतलब क्या है? मतलब यहां आ सकता है कि शिक्षिका जो होती है वह कक्षा कक्ष में व्यक्तित्व भिन्नता का संबोधन करना चाह रही है या करने जा रही है या फिर कर रही है। ठीक है, चलिए यदि हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, अर्थ और प्रवाह दोनों याद कर लेना, अर्थ और प्रवाह दोनों को याद कर लेना। यदि एक बार ऑप्शन में अर्थ और प्रवाह में आ जाए तो अर्थ ही आंसर होगा और यदि अर्थ ना मिले तो प्रवाह आंसर होगा। ठीक है, पिछला बार अर्थ पूछा गया था, इस बार हो सकता है आपके ऑप्शन में अर्थ ना हो प्रवाह हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा? वही आंसर हो सकता है। जाइएगा कहीं नहीं। अब फिर आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि आखिर मैथ सेक्शन में हम लोग कैसे आंसर करेंगे और एवीएस सेक्शन में कैसे आंसर करेंगे। तो भाई बहुत जल्द ही इस स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्या आता है। चलिए हम लोगों के स्क्रीन पर जो आ गया है यह प्रायः यह शब्दावली जो आप लोगों को काम करेगा, जिसे कीवर्ड का दर्जा दिया जाता है भाई एवीएस के सेक्टर में। किस सेक्टर में? एवीएस के सेक्टर में। तो सबसे पहले जो आता है भाई मानव समुदाय। क्या आते हैं? मानव समुदाय। क्या आपको सीखने और सिखाने के प्रक्रिया में मानव समुदाय का कुछ योगदान रहता है भाई? तो क्या कहिएगा? एकदम पूरी तरह से रहता है। क्योंकि मानव समुदाय क्यों रहता है? तो सस्ता में आपको मिल जाता है, वास्तविक रूप से सीखने का एक स्रोत है और यह एक सस्ता और सुलभ संसाधन भी है जो प्रत्यक्ष रूप से आपको ज्ञान करवाता है। तो आपको मानव समुदाय सकारात्मक प्रश्न का उत्तर हो सकता है, जिसमें से बड़े बुजुर्ग भी रह सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा यह ईवीएस सेक्टर में ही पूछा जाएगा कि क्या आप बड़े बुजुर्ग से सीख सकते हो? तो भाई दे सकते हो कि हाँ हम बड़े बुजुर्ग से सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आता है ईवीएस सेक्टर में ही यह भी शब्दावली आपको मिलेगी कि पुराने सामग्री से सीखना, अर्थात इतिहास के स्रोत से आप सीखते हो। तो मतलब यहां पर एक लाइन 2-3 टाइप से इस पॉइंट से प्रश्न आ सकता है कि क्या बच्चे अपने पुराने सामग्री से सीखते हैं? तो क्या कहेगा? हाँ सीख सकते हैं और सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद रहेगा कि बताइए पुरानी परंपरा को बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वहां से आएगा कि स्वाभाविक ही सीख सकते हैं। ठीक है, स्वाभाविक ही सीख सकते। आगे की बात यदि करेंगे तो क्षेत्र भ्रमण भाई 2 से 3 नंबर देने वाला है ईवीएस में।
और सबसे ज्यादा जो शब्दावली कीवर्ड की बात कीजिएगा तो ईवीएस के कीवर्ड में सबसे ज्यादा छात्र भ्रमण की बात होगी कि एक शिक्षिका छात्र भ्रमण करने के लिए या फिर कक्षा कक्ष के ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम अपनाएगा, तो क्या कहेगा, छात्र भ्रमण की बात। या फिर रहेगा कि एक शिक्षिका छात्र भ्रमण करवाने को सोच रही है, तो बताइए शिक्षिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षिका बच्चों को कक्षा कक्ष के ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए यदि हम लोग आगे की बात करते हैं तो वो आता है दिशा, दूरी और स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ कैसे जोड़ता है भाई, मानचित्र से और यह क्वेश्चन आएगा। जहां तक उम्मीद जताया जा रहा है, क्योंकि इस प्रश्न का रिपीटेशन ज्यादा है, क्या भाई इस प्रश्न का रिपीटेशन ज्यादा है और 2 से 3 बार में रिपीट नहीं किया है, उम्मीद जताया जा रहा है कि आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग आगे की बात करें तो अवलोकन और रचना कौशल। अवलोकन ईवीएस सेक्टर के सेक्शन में यदि आप लोग पहले से देखे होंगे तो वहां मिला होगा कि बच्चे अवलोकन करके सीखते हैं, किसी भी चीजों को अवलोकन करते हैं, रचना कौशल से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद यह प्रश्न आप लोगों को गणित में भी मिल सकता है और ईवीएस में भी मिल सकता है, अर्थात ईवीएस के सेक्शन में और गणित के सेक्शन, मैथ्स के सेक्शन दोनों में मिल सकता है। ठीक है, जैसे गणित के सेक्शन में आपको पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों को क्षेत्रफल के बारे में समझाने के लिए सबसे बेहतर उपागम क्या होगा, तो आस पास की वस्तुओं से अवगत करवाना। और यदि रहेगा ईवीएस सेक्टर में बताइए कि जो है सो बच्चों को किसी भी सामग्री के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे बेहतर उपागम क्या होगा, तो बच्चों को ले जाकर ही वहां दिखा दीजिए, बच्चा क्या करेगा, बेहतर नॉलेज प्राप्त कर लेगा। ठीक है, चलिए यदि हम लोग आगे की बात करें तो वो होता है अन्वेषण करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, और यह जो अन्वेषण होगा वह खोज होता है। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है भाई, खोज होता है, अर्थात बच्चों को खोजने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, बच्चों के द्वारा सीखा गया ज्ञान बेहतर होगा क्योंकि वह स्वयं करके अन्वेषण विधि में सीखता है। ठीक है, यदि हम लोग आगे की बात करें बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव से अवगत कराना, यह क्वेश्चन आपको छात्र भ्रमण से उठा कर दे सकता है कि एक शिक्षिका छात्र भ्रमण की योजना बनाती है, बताइए शिक्षिका का मूल उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव से अवगत कराना चाह रही है। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स में कुछ कीवर्ड से आप लोग 5 से 7 प्रश्न को कैसे ठीक कीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कहा गया है यह लास्ट वीडियो है और यह वीडियो आपको हो सकता है दे 10 से 12 नंबर, मात्र यह 30 से 35 मिनट का वीडियो। ठीक है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। हाँ, जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कल एग्जाम के बाद का जो आंसर की होगा वह सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो में देखने को या इस चैनल पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद सीटीटी को पास कीजिए और एग्जाम देने आ जाइएगा केवीएस के फॉर्म को फिलअप करके, क्योंकि इस साल केवीएस का फॉर्म जो फिलअप हो रहा है वो बहुत भारी संख्या में हो रहा है और आप लोग उसी को एग्जाम दीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि केवीएस के सिलेबस के साथ आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए अभी तक यदि कोई लोग जुड़े हुए नहीं हैं तो, क्योंकि जो भी आप लोगों को कीवर्ड बताया जा रहा है इस संस्था के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है और आप लोग इस कीवर्ड को वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे आने वाले केवीएस की तैयारी, एमवीएस की तैयारी, तो अभी फिलहाल केवीएस का फॉर्म आने वाला है और उसकी तैयारी यहां से करवाया जाएगा पूरे सिलेबस के साथ, ताकि आप लोग इस चैनल से कुछ ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं बिना समय गवाए आगे की बात और देखते हैं कि मैथ्स का कीवर्ड क्या आता है आप लोगों के स्क्रीन पर। चलिए, हम लोगों के गणित में सबसे पहले तो आप लोगों को एक यह जानकारी में होनी चाहिए कि जो कीवर्ड आप लोगों को दिया जा रहा है वीडियो में कुछ मेन कीवर्ड को दिया जा रहा है, और यदि आप लोग अभी तक जनरल रूप से तो देखना है नहीं, यदि देखने का पसंद कीजिएगा
तो आप लोग इस संस्था के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए और वहां से आप सारे कीवर्ड को देख लीजिएगा और उस कीवर्ड से आप 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं। और इस संस्था का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है स्मार्ट सीटेड क्लास, ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं। और सारे कीवर्ड में से जो भी 2, 4, 5 कीवर्ड आप लोगों को इस वीडियो में नहीं मिलेगा वह वहां से प्राप्त हो सकता, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो की बात करते हैं कि आखिर वीडियो में क्या है। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहला है अप्रमाणिक माप। तो याद कर लेना कि गणित सेक्शन में पूछा जाएगा, यह पॉइंट आता है ईवीएस सेक्शन में कि बच्चों को किसी भी चीजों को समझाने के लिए सबसे पहले अप्रमाणिक माप का उपयोग कैसे, बच्चों को छात्रफल के बारे में जानकारी देने के लिए उसके आस पड़ोस की वस्तुओं से अवगत करवाइए। जैसे इसमें जिक्र नहीं किए हैं लेकिन आप लोगों के यहां जिक्र कर रहे हैं, सुन लेना। बताइए निम्न में से बच्चों को छात्रफल की जानकारी देने के लिए कौन सा उपागम बेहतर होगा। नंबर 1 रहेगा रूलर का, नंबर 2 रहेगा टेप का, नंबर 3 रहेगा पत्ती का और नंबर 4 रहेगा हथेली का। पत्ती का, रूलर का, रस्सी का, धागा का, क्या आंसर होगा? वही इसका आंसर होगा। याद कर लेना गणित सेक्शन में यदि क्षेत्रफल की बात दे, क्षेत्रफल की यदि बात दे और जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा उपक्रम आवे वही आपका आंसर होगा 200%। हमेशा याद रखना गणित सेक्शन में कि जो भी पहले आंसर करने वाले होंगे, क्योंकि आप 1 to 5 में पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, अर्थात वहां आंसर हमेशा कोशिश करना अप्रमाणिक माप वाला आंसर हो, अर्थात वह हो आंसर जो आपके आस पड़ोस में पाया जाता हो, ठीक है। चलिए यदि हम लोग आगे की बात करते हैं, वह मान है स्थानीय मान की अवधारणा। सुन लो इसका संबंध कहां से है, इकाई और दहाई मान की अवधारणा से। और यह आप लोगों को बताया गया होगा और आप लोग तैयारी किए होंगे तो आप लोगों को मिला होगा बुक में कि स्थानीय मान की अवधारणा कब कब नहीं होती है। याद कर लेना हर वह प्रश्न जिसमें बच्चा इकाई दहाई को ठीक ढंग से नहीं समझता है उसका आंसर होगा स्थानीय मान की अवधारणा। और 1 नंबर प्रत्येक बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आप लोगों के स्क्रीन पर होगा कल यानी 31 तारीख को आप लोगों के सेंटर के आपके सीट पर, ठीक है। चलिए यदि हम लोग आगे की बात करते हैं, वो है भाई भूमिका निर्माण और इसी का दूसरा नाम है रोल प्ले। क्या नाम है भाई? रोल प्ले नाम है, अर्थात बच्चों को सीखने के लिए भूमिका निर्माण दीजिए और रोल प्ले दे सकते हैं। उसके बाद आता है भाई मूर्त से मूर्त, अर्थात किसी भी चीज को समझाने के लिए बच्चों को पहले मूर्त धारणा दीजिए उसके बाद अमूर्त दीजिए। कभी भी उत्तर आप अमूर्त से मूर्त नहीं मानिएगा। हाँ, नकारात्मक जब प्रश्न है कि कौन नहीं हो सकता है तब इसका उत्तर हो सकता है अमूर्त से मूर्त, अन्यथा यदि सकारात्मक प्रश्न होगा तो होगा मूर्त से अमूर्त, ठीक है। चलिए यदि हम लोग आगे की बात करते हैं, लगभग मान, इसका संबंध वही लोग समझे होंगे जनरल रूप से जिनको बताया गया होगा। बता देते हैं शॉर्ट में यदि नहीं समझे होंगे, या शॉर्ट में लिखे हैं, टेलीग्राम में मिलेगा, वहां थोड़ा डिटेल्स में मिलेगा, जरूर देख लेना। जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आए हैं वहां जरूर आके देख लेना कि आखिर वहां पर क्या है, ठीक है। चलिए प्रतिकारी मतलब जब भी कहे प्रश्न में कि बच्चा लगभग का यूज कर रहा है, बच्चा सन्निकटतम का यूज कर रहा है, तो उसका आंसर होगा भाई क्या जानते हो? प्रतिकारी। उसका आंसर क्या होगा भाई? उसका आंसर होगा प्रतिकारी। जैसे कहा जाएगा कि एक बच्चों को 65 और 78 जोड़ने को कहा गया, बच्चा क्या करता है? 65 प्लस 80 जोड़ता है, क्योंकि 78 और 80 लगभग है और जब जोड़ लेता है बाद में -2 कर देता है। अर्थात किसका उपयोग किया? लगभग का उपयोग किया, सन्निकटतम का उपयोग किया, अर्थात इस घटना को क्या कहेंगे भाई? प्रतिकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिकारी कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं और वो आता है इकाई दहाई। तो की अवधारणा तो समझा चुके हैं पहले से ही। चलिए आगे देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आप लोगों का 2 आंसर होगा। एक रहेगा कि यदि दो आमा
जैसे वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, बच्चा मानने को तैयार नहीं है, कौन सी विधि अप्लाई कीजिएगा? ग्राफ पेपर का उपयोग कीजिएगा। लेकिन यदि देगा 2-3 प्रकार की वस्तुएं हैं बच्चों के सामने में और उसे क्षेत्रफल की अवधारणा समझाना है, तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? अध्यारोपण का सहारा कीजिएगा। भाई अब अध्यारोपण क्या होता है? तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अर्थात सैतने के क्रिया को ही क्या कहते हैं? अध्यारोपण कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आएगा 2, 3 या 4 वस्तुओं के आमाप में कुछ अंतर है, इसे समझाने के लिए बच्चों को कौन सी विधि का अप्लाई कीजिएगा भाई? तो अध्यारोपण है इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। समुच्चयन संबंधन एक प्रश्न फिक्स है, रहेगा और गारंटी के साथ रहेगा। समुच्चयन अलग अलग जगह से एक जगह सम्मिलित करना समुच्चयन कहलाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, जिनका मैच होगा ए यूनियन बी, अर्थात जो ए में रहे बी में रहे दोनों को मिला दो, क्या कहलाएगा? समुच्चयन कहलाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी दूसरा आता है, लेकिन यहां समुच्चयन पूछता है, अर्थात ए यूनियन बी। अब संवर्धन होता है, कहीं पर एक ही है रखा हुआ, उसमें ज्यादा वृद्धि कर दिए, क्या कहलाएगा? संवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? संवर्धन कहलाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 1 और 2 में गणित और एवीएस को पढ़ाया जाता है, किसके माध्यम से भाई? तो भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना अनिवार्य है और यह उपयुक्त भी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अभिचित्रा, याद रखना आभाचित्रा, सॉरी आभाचित्रा, यह एक क्रम है, आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, आभाचित्रा एक फार्मूला है। जैसे कहा जाएगा निम्न में से क्रम बताइए। आ से हुआ अनुभव, भ से हुआ भाषा के माध्यम से समझाना, ची से हुआ चित्र के माध्यम से बताना, और प्रा से हुआ प्रतीकात्मक वर्षा। आभा चिप्रा एक क्रम है, जो पढ़े होंगे उनको क्रम याद होगा, और यदि नहीं भी याद है तो इसको समझ लेना, पहले अनुभव से, फिर भाषा से, फिर चित्र से, फिर प्रतीकात्मक विचार से बच्चों को समझा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। मुक्त अंत वाला प्रश्न एक रहेगा, याद रखना मुक्त अंत वाला प्रश्न वह होगा जिसमें से बताया जाएगा कि बहुतों ढेर तरीके से चिंतन करना होता है, वही होता है आपका मुक्त अंत का प्रश्न। उसके बाद याद कर लेना चाक्षुषीकरण और विश्लेषण, जो बेनहिले का सिद्धांत है, वहां से एक प्रश्न रहेगा और गारंटी के साथ रहेगा। याद रखना चाक्षुषीकरण और विश्लेषण समझा देते हैं संदर्भ को। ठीक है, 12वां की आप थोड़ा जाके टेलीग्राम में फिर से एक बार पीडीएफ को देख लेना, यदि देखने की आपकी चाहत होगी तब, अन्यथा आता होगा तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिमाग पर ज्यादा फोर्स अब देना ही नहीं है। तो चाक्षुषीकरण उसको कहते हैं जब कोई बच्चा किसी भी चीजों को संपूर्णता